सब लोग फटाफट देख लो। वो क्वेश्चन आपने ट्राई तो किया होगा जो मैंने रखा था यहाँ पे। मैंने वो क्वेश्चन क्यों रखा था, क्योंकि आप थोड़ा ट्राई करो, क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन गाइज, आज हम लोग हीट ट्रांसफर, ये जो मेरा सेशन है आज का, वो एक्चुअली एडवांस प्लस सेशन नहीं बोलेंगे इसको। दिस इज नॉट एडवांस सेशन, ये एक नॉर्मल सेशन है। ठीक है, नॉर्मल सेशन मतलब ये हीट, मतलब हीट ट्रांसफर का मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग किया नहीं था, राइट। तो हीट ट्रांसफर का अपन आज क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेंगे। हीट ट्रांसफर का जो एडवांस वाला सेशन होगा, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन अपन एडवांस वाले करेंगे, ठीक है। बट अगले हफ्ते मतलब नेक्स्ट वीक हीट ट्रांसफर का एडवांस वाला कुछ क्वेश्चंस में करवाऊंगा आपको, ठीक है। हीट ट्रांसफर के एडवांस वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट वीक होंगे। अभी नॉर्मल क्वेश्चंस अपन करते हैं, ठीक है गाइज। या बहुत सारे लोग एडवांस प्लस समझ के लेक्चर बैठे नहीं है, तो प्लीज इसका रिकॉर्डिंग, ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ आपके लिए बोल रहा हूँ, नीट जेई मेन सब लोगों को ये रिकॉर्डिंग्स देखने हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले ट्राई करने, क्योंकि एफएलटी में आने वाले, ठीक है, मतलब एफएलटी में हीट ट्रांसफर आने वाला है, राइट। तो सो लेट्स स्टार्ट गाइस। मैं एक एक क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, ठीक है। मुझे जस्ट एक स्लाइड यहाँ पे ऐड करने दो। चलो पहले काम करते हैं गाइस। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले क्विक छोटा सा उस क्वेश्चन के का जो रिकैप होता है वो मैं रिकैप आपको देता हूँ, ठीक है। क्या है बेसिकली, मैंने आपको एकदम सिंपल सी बात बोली थी कि कोई भी एक मटेरियल है, जैसे ये एक मटेरियल है, ठीक है, मतलब एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है एल, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, एंड जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी इज के। थर्मल कंडक्टिविटी इज के। यहाँ का टेम्परेचर इज T1, यहाँ का टेम्परेचर इज T2। तो इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, तो आपको पता है हीट फ्लो यहाँ पे होगा। तो हीट फ्लो मतलब हीट करंट को पावर बोलते हैं। तो जब मैं लिखता हूँ हीट करंट, ठीक है, तो हीट करंट मतलब आई लिखेंगे, लेकिन ध्यान में रखना ये मैं आई वगैरह क्यों लिख रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैच हो जाए अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी से, राइट। तो हीट करंट सपोज आई होती है, आई होता है, तो हीट करंट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है, दैट इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा डी, दैट इज माय पावर। This is power, energy upon time. Delta Q is heat energy upon time. So heat flows per unit time, basically. Energy flows per unit time is power is equal to, current की वैल्यू हो जाती है T1 minus T2 if T1 is greater than T2 divide by thermal resistance, याद है। and T1 minus T2 कोई and thermal resistance कोई हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है गाइस 1 by कंडक्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। कि हर एक चीज ऐसे कैसे मैच होती है। तो ये यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ पे आंसर आएगा के ए T1 माइनस T2 डिवाइड बाय क्या, एल। ये होता है मेरा हीट करंट। याद है सबको गाइस ये चीज। और जो भी क्वेश्चन में भी 3-4 क्वेश्चन जो करूंगा इसी के अबाउट करूंगा। अब जो क्वेश्चंस आपको आने वाले में 2-3 टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ। टाइप 1 क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आते हैं, ठीक है। टाइप 1 क्वेश्चन ऐसे आते हैं गाइस कि मतलब ऐसा पकड़ लो, मैं देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो क्वेश्चंस अभी अपन यहाँ पे करने वाले। एक ऐसा होता है कि मतलब ऐसा पकड़ लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पे मैं हीट सप्लाई हो रही है, मतलब यहाँ पे हीट करंट आ रहा है। तो मुझे होता है हीट करंट आ रहा है मतलब क्या होगा, कहीं ये हीट करंट इस ऑब्जेक्ट को मिल रहा है, मतलब हीट करंट मिल रहा है मतलब क्या, यहाँ पे पावर मिल रही है। तो इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे भाई इसको पावर मिल रही है, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आइस हो सकता है, वाटर हो सकता है, या एनी मटेरियल है, मेटल हो सकता है। तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बराबर। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो बेसिकली आप लोग को पता है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये टाइप 1 क्वेश्चन कैसे होते हैं, हीट आ रही है, किसी को ऑब्जेक्ट को मिल रही है, तो फिर आप लोग डेल्टा क्यू जो होता है ना, मतलब हीट जो आती है उसको एम एस डेल्टा टी, मतलब इसका टेम्परेचर जो है, ठीक है, जैसे इसका टेम्परेचर चेंजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी हो जाएगा इसका, या डेल्टा क्यू एम एल, ये चीज यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो भी हीट करंट यहाँ पे आ रहा है इसके वजह से, अब मैंने बोला हीट करंट आ रहा है और ये हीट करंट आ रहा है, जैसे कुछ टाइम दिया रहेगा डेल्टा टी 5 आवर्स के लिए, तो कितना हीट इसको मिला, तो डेल्टा क्यू भाई करंट निकालो इंटू डेल्टा टी कर लो, बराबर। मतलब बेसिकली क्या करने का यहाँ पे, ये तो मिल गया इंटू डेल्टा टी कर लो, इतना हीट इसको मिल गया, इतनी हीट की वजह से इसका कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, ये किससे निकालोगे अपना, एम एस डेल्टा टी एम एल लैटिट्यूड ऑफ, मतलब कैलोरीमेट्री और इस दोनों को
बेसिकली अपन ने कनेक्ट कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे गाइस, बराबर ना? तो इसमें ध्यान में रखना, ये वाला फॉर्मूला भी दिमाग में रखना होता है। मतलब कौन सा फॉर्मूला दिमाग में रखना है इस क्वेश्चन में? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, हीट करंट जो होगा वो के ए T1 माइनस T2 डिवाइड बाई एल, ये वाला। और ये दो फॉर्मूले, इन दोनों को यूज करके, इन दोनों को यूज करके कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बनता है। वो आएगा, देखो आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है गाइस? तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा? जो टाइप 2 के क्वेश्चन जो होते हैं, मैं और ऐड करके दिखा देता हूँ। ठीक है? दूसरा टाइप का क्वेश्चन तो अपन ने मतलब उस टाइप का क्वेश्चन किया था मैंने, सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस वाले। मतलब मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी कि सपोज एक ऐसा चीज है, ये ऐसा चीज है, और एक ऐसा रेजिस्टेंस है। ठीक है? तो मैंने बोला कि इसका टेम्परेचर कुछ है T1, इसका टेम्परेचर है से T2। तो बताओ इसका टेम्परेचर कितना होगा, टी की वैल्यू कितनी होगी, ऐसा पूछा जाता है। तो आपको पता है कि इसका रेजिस्टेंस सपोज R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। तो R1 R2 क्या होगा? पैरेलल में हो गया। ठीक है? तो इसका 1/R डैश क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट डैश क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है? और R3 सीरीज में हो जाएगा। तो मुझे बताओ इसका जो R 1/R इक्विवेलेंट डैश जो है, तो मतलब मेरा जो R इक्विवेलेंट है, टोटल R इक्विवेलेंट क्या होगा इन दोनों का पैरेलल इसके साथ सीरीज में? तो R इक्विवेलेंट डैश जो मैंने कैलकुलेट किया है प्लस R3, दोनों सीरीज में हो जाएंगे। इससे अपन करंट निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग ने मतलब इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे, इसका टेम्परेचर क्या, मतलब ये करंट इक्वल टू ये करंट, इससे अपन टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस गाइस यहाँ पे आते हैं। ठीक है? बाद में जाके मतलब थोड़े से अच्छे लेवल पे विथस्टोन ब्रिज टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। मतलब एक हम लोग ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं। ठीक है? तो तब के तब हम लोग देख लेंगे। तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सीरीज पैरेलल वगैरह यूज करना पड़ता है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? जहां पे कैलोरीमेट्री और ये दोनों को कंबाइन किया जाता है। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन तो थोड़े से एडवांस बेस होते हैं, जहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ता है। वेरिएबल टेम्परेचर वो अपन बाद में करेंगे। मैंने जैसे आपको बोला, वो हीट ट्रांसफर के एडवांस वाले सेक्शंस में हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीक या मतलब अगले लेक्चर में। ठीक है? जहां पे अपने को dq बाई dt एंड dt बाई dx ये सब यूज करना पड़ता है। ठीक है? तो जो टाइम का क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, सो लेट्स सॉल्व गाइस। चलो लेट्स ट्राई, लेट्स सॉल्व। एक क्वेश्चन को करना, सॉल्व करना चालू कर लेते हैं। चलो फटाफट। हर क्वेश्चन को मैं 3 मिनट दूंगा। ठीक है? 3 मिनट में आपको दूंगा, फिर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फटाफट करो, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो। वो टाइप 2 बाद में कर लेते हैं। ओमकार पहले इसको कर ले, वो दिखा देता हूँ मैं तुमको। पहले ये तो मैंने वो ऐसे ही बताया था। फटाफट फटाफट कर लेते हैं इसको। ट्राई मारो, ट्राई मारो, मतलब इसको फटाफट फटाफट कर लेंगे अपन।
चलो अब सब लोग फटाफट फटाफट देखो यहाँ पे आंसर कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो, द लोअर सरफेस ऑफ अ स्लैब, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखो, द लोअर सरफेस ऑफ अ स्लैब ऑफ अ स्टोन of face area 3600 centimeter square and the thickness 10 centimeter is exposed to steam at 100 degree Celsius। ठीक है, तो ऐसा पकड़ लो कि ये एक स्लैब है, सब यहाँ पे देखो, ये एक स्लैब है, दिस इज स्लैब, एंड द लोअर सरफेस, इसका सरफेस एरिया कितना है, और सरफेस एरिया एक ही वैल्यू दी है, 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 3600 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये समझ में है, मतलब सबको मीटर स्क्वायर में कर लेते हैं अपन। ये एरिया है, थिकनेस 10 सेंटीमीटर दी है, तो दिस थिकनेस इज 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर अगेन -2 मीटर, ये दिया हुआ थिकनेस, ये थिकनेस है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इज एक्सपोज टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया। ठीक है, नाउ अ ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री रेस्ट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द स्लैब। अब यहाँ पे एक आइस रखा हुआ है, सब लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आइस रखा हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ आइस, और इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर का टेम्परेचर जो देखो, मतलब बेसिकली स्लैब के ऊपर का टेम्परेचर 0 डिग्री, नीचे का टेम्परेचर 100 डिग्री, कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसी को स्टेडी स्टेट बोलते हैं, मतलब जो अपन अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर वेरिएबल रहता तो इंटीग्रेशन करना पड़ता, मतलब ये 100 डिग्री भी चेंज हो रहा है, 0 डिग्री भी चेंज हो रहा है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ता, और फिर एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन बन जाता है, जो अपन करने वाले बाद में। पहले अभी के लिए ये क्वेश्चन देखो, ये 0 डिग्री 100 डिग्री है, लेंथ, ये जो थिकनेस है, दिस इज नथिंग बट लेंथ, राइट। ठीक है, एरिया दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ, सब कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे पढ़ो, 4.8 ग्राम ऑफ आइस, 4.8 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट इन 1 आवर, इन 1 आवर। तो सिंपल सी बात है ना भाई, यहाँ पे 100 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, हीट करंट जाएगा, मतलब हीट यहाँ पे जाती रहेगी, हीट जाती जाती रहेगी, और आइस को मेल्ट करते रहेगा, टाइप कंडीशन हो गया। ठीक है, यहां से जाती रहेगी हीट, और आइस को वो मेल्ट करते रहेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और कितना आइस मेल्ट हुआ है, 4.8 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट हुआ ऑलरेडी 1 आवर में, 1 घंटे में, तो टाइम भी दिया हुआ है, तो डेल्टा टी जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो डेल्टा टी की वैल्यू दी है 1 आवर, वो अपने को मतलब मिनट्स एंड सेकंड्स में करना पड़ेगा, टोटल सेकंड्स में कर लो। ठीक है, तो डेल्टा टी 1 आवर दिया है, मतलब 60 मिनट्स, तो 60 इंटू 3600 बराबर ना, तो 1 आवर, 1 आवर की वैल्यू। ठीक है, तो 60 मिनट्स, ओ मैंने क्या लिखा है, एक मिनट, सॉरी गाइस, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल सेकंड्स वगैरह निकाल दो, मतलब जो भी है। ठीक है, तो इतना अपना टाइम है, इतना अपना टाइम है। अब इसके बाद क्या हुआ बताओ मुझे, इसके बाद क्या हुआ, कैलकुलेट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्टोन, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्टोन पूछा है, मतलब किसकी वैल्यू पूछी है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे पूछा है के की वैल्यू कितनी होगी। सब यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे इसको पढ़ा और वैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है, अब तुम लोग को सबको पता ही है, पहला अपना फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ये लिख देता हूं मैं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, मतलब जो मेरी पावर यहाँ पे जाने वाली है वो कितनी होती है, कंडक्टिविटी के ए T1 माइनस T2, दैट इज, ठीक है, 100 माइनस 0, 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री, राइट। केल्विन में लो या कुल लो, डेल्टा टी तो डेल्टा टी होता है। ठीक है, डिवाइड बाय लेंथ एल, डिवाइड बाय क्या, लेंथ एल। अब एल की वैल्यू ये है, स्लैब मतलब लेंथ कितना ये है, तो मुझे तो इससे डेल्टा क्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या मिली, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या मिली, के ए बाय एल, वो 100 हो जाएगा इंटू डेल्टा टी। ये मेरा हीट था, ये हीट किसको मिला, आइस को मिला, और इसने कितना आइस को कंडक्ट किया, 4.8 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट, क्योंकि मेल्ट ही होगा ना, 0 डिग्री का आइस है, हीट मिल गया उसको, तो पहले मेल्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो डेल्टा क्यू कितना आइस मेल्ट हुआ, m इंटू लेटेंट हीट,
एम कितना है 4.8 ग्राम, तो 4.8 इंटू 10⁻³ ग्राम्स इंटू लेटेंट हीट विच इज कितना 3.36 इंटू 10⁵। तो इन दोनों को आप इक्वेट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को इक्वेट करो। ए पता है, एल पता है, डेल्टा टी 1 आवर पता है, तो के इन दोनों को इक्वेट करो, डायरेक्टली क्या मिल जाएगा तुमको के कंडक्टिविटी के मिल जाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी, और वही मेरा आंसर है। समझ में आ रहा है तुमको किस तरीके से करना है? हीट मतलब हीट करंट यहाँ पे जा रहा है, आइस को मिल रहा है, मतलब बेसिकली थोड़ा सा थर्मल कंडक्टिविटी के हिसाब से सोचो, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या कर दिया, कैलोरीमेट्रियन ये वाला क्वेश्चन दोनों को एक साथ कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। बस ध्यान में रखना एम एस डेल्टा टी और एम एल ये दोनों फॉर्मूला आपको दिमाग में रखने होते हैं। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन ज्यादा है, एक्सेल के क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ज्यादा ही होगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आया? ओके, आंसर आया इसका 1.24 इन 10⁻³ के की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को इक्वेट करके के की वैल्यू आ जाएगी 1.24 इंटू 10⁻³ ऐसा यूनिट, जो भी ऐसा यूनिट में है, देखो सब कुछ मीटर किलोग्राम सब इसमें ही है, ऐसा यूनिट में आंसर है। देखो ना, इसमें सब में मीटर स्क्वायर में, मीटर में, सेकंड्स में, सबको इसमें कन्वर्ट कर लिया। मीटर किलोग्राम सेकंड्स में हर एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एनर्जी वैसे भी जूल में दिया ही है, ये भी ऐसा यूनिट है, सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो गाइस। एल का वैल्यू है ना थिकनेस, एल का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, एल का वैल्यू दिया है ना यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, थिकनेस इज 10 सेंटीमीटर, तो ये एल की वैल्यू है, ये एरिया है। 100 डिग्री 0 डिग्री डेल्टा टी भी मिल गया, ये मास एम है, ये टाइम है, सब हो है ना, सब यहाँ पे अच्छे से पढ़ने का। देखो, तो पढ़ के फिजिक्स में क्या होता है, पढ़ के इस डायग्राम में कन्वर्ट करना, यही तुम्हारा काम है। पढ़ के इस डायग्राम में तुमको चीजों को कन्वर्ट करना होता है, वही तुम्हारा एक्चुअल मेन काम होता है गाइस, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग में डालने वालों, आज जैसी इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, मैं सब लोग के लिए है, नॉट जस्ट जेई एडवांस, क्योंकि हीट ट्रांसफर का अपना क्वेश्चन सॉल्विंग बचा था जो अभी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो हो गया, आगे बढ़ते गाइस। अरे आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप बाद में लिख लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिखने का काम बाद में करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब आपके पास वो क्वेश्चन रहेगा, जिससे अपना लेक्चर खत्म होता है क्वेश्चन को लिख देने का, ठीक है। ठीक है ओमकार, ये टाइप 2 वाला कर ले, मतलब टाइप 2 का ये है, ये ठीक है, ये बाद में कर ले। टाइप 2 मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, सीरीज एंड पैरेलल वाले, स्क्रीनशॉट लेके रखो, बट ये मतलब बाद में कर लेंगे अपन, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कर लो ये वाला, कर लो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कर लो गाइस। देखो टाइप 2 वाला क्वेश्चन है, सीरीज पैरेलल टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। सीरीज पैरेलल के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, और जैसे ही ये वाला जो पार्ट होता है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अगले साल, उसके बाद भी आप हीट ट्रांसफर आप एक बार वापस कर सकते हो, ये वाले पार्ट्स आपके बहुत इजीली हो जाएंगे, क्योंकि तब आपको वो सब विस्टोन ब्रिज, फिर अलग 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 जो चीजें आप पढ़ोगे, हाउ टू फाइंड आर इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं ना, उसके मेथड आप पढ़ोगे बाद में, वो सब यहाँ पे लगा देने का, आपका क्वेश्चन बहुत फास्ट हो जाता है उससे। अब क्या 10th में आपने बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ा है ना वो सब चीजें, तो डिफिकल्ट जा सकता है, तो अगले साल आपका अच्छा हो जाएगा, और बट क्या हीट ट्रांसफर भी पढ़ा लिया है तो अपने को पूरा खत्म कर लेंगे ना अभी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ छूट गया है, क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं की है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आज करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो 3 मिनट लो, फटाफट पढ़ो, चलो क्वेश्चन फटाफट पढ़ लो, मतलब आगे बढ़ेंगे अपन।
चलो इजी क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन इस टाइप का मैंने करवाया था आपको। ध्यान में रखना इसके वैल्यूज बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट समझोगे तो ही सब कुछ होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो सब लोग, यहाँ पे देखो टू पैरेलल प्लेट्स ए एंड बी। सब लोग यहाँ पे देखो, देयर आर टू पैरेलल प्लेट्स ए एंड बी दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड प्लेट। बन गई है। द थिकनेस ऑफ द प्लेट्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। मतलब इसकी थिकनेस कितनी है, लेंथ ऑफ ए कितना है, लेंथ ऑफ ए इज 4.4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ बी कितना है, लेंथ ऑफ बी कितना है 2.5 सेंटीमीटर। देखो ये सब दिया हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एक एरिया की वैल्यू कितनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया है यहाँ पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सबको आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, सबको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। द थर्मल कंडक्टिविटीज आर के ए एंड के बी। थर्मल कंडक्टिविटीज भी दिया है, देखो जो जो मैं ऐसा कर रहा हूँ, दे आर कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी के ए के बी। तो इसकी के ए भी दिया है, के भी दिया है, के एंड के बी ऑल्सो गिवन, ठीक है। फॉर द प्लेट, द आउटर सर्फेस ऑफ द प्लेट ए इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखो 100 डिग्री सेल्सियस ये वाली प्लेट है, बी का इनर प्लेट 0 डिग्री है। इन शॉर्ट क्या हो गया, यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है, मतलब हीट हीट फ्लो होगा। अब यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन, देखो ए क्वेश्चन देखो क्या है, ए क्वेश्चन को देखेंगे। फाइंड द रेट ऑफ, देखो यहाँ पे पूछा है द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। सो व्हाट इज रेट ऑफ हीट फ्लो। अरे भाई रेट ऑफ हीट फ्लो ही तो, हीट फ्लो ही तो क्यों क्या बोलते हैं हम लोग, करंट बोलते हैं। सो व्हाट इज करंट, ठीक है, यहाँ से करंट कितना होगा, पावर कितनी होगी। रेट ऑफ हीट फ्लो का मतलब ये पावर या करंट, जो भी हीट करंट, तो हीट करंट की वैल्यू होती है गाइस T1 माइनस T2। ये पहला वाला यहाँ पे कर लेते, डिवाइड बाय R। नाउ R इज व्हाट, अब यहाँ पे दोनों R क्या दिख रहे हैं, आर ए एंड आर बी। आप यहाँ पे आप देखोगे तो रेजिस्टेंस ए एंड रेजिस्टेंस बी दोनों क्या दिख रहे हैं, सीरीज में है ना। यहाँ पे देखो, अरे एक साथ है राइट, यहाँ पे ऐसा है तो सीरीज में है, सीरीज में है मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, T1 माइनस T2 डिवाइड बाय क्या, रेजिस्टेंस ए प्लस रेजिस्टेंस बी। रेजिस्टेंस मतलब थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। बस ये मेरा करंट है, T1 T2 की वैल्यू दी है भाई, ये T1 है, ये T2 है। T1 100 डिग्री, T2 0 डिग्री। आर ए की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज आर ए की वैल्यू, 1 बाय कंडक्टिविटी ए, लेंथ ऑफ ए डिवाइड बाय एरिया। रेजिस्टेंस बी की वैल्यू क्या है, 1 बाय कंडक्टिविटी बी, लेंथ ऑफ बी डिवाइड बाय एरिया। ये आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं, इसके अंदर डाल दो ना, सारे वैल्यूज पुट करने हैं, सारे वैल्यूज आपको दिए हुए हैं, कंडक्ट के ए के बी एल ए एल बी एरिया सब तो दिया हुआ है। T1 T2 सिर्फ करंट निकालना होता है, ठीक है। ये सारे वैल्यूज पुट कर दो आपको करंट आएगा। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है उसका जो करंट का वैल्यू आएगा, करंट मतलब जो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी की जो वैल्यू आएगी, वो मैं डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे लिख के रखता हूँ बाय कैलकुलेशन। ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 3810, ठीक है, 3810 है, 3810 वॉट, क्योंकि पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, ठीक है। तो 3810 वॉट डायरेक्टली आ गया। ये सबको समझ में आया क्या, इसमें इंटरमीडिएट टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अपन ने डायरेक्टली क्या कर दिया, मतलब ये क्वेश्चन वो वाला था यार, मतलब एक मिनट, इस क्वेश्चन का तुमको बेसिक चाहिए, इस क्वेश्चन को ये वाला बेसिक था, याद करो जरा। ये टाइप 2 टाइप का ही क्वेश्चन था, जिसमें ये ए लेंथ है, ये बी लेंथ है, ये T1 है, ये T2 है। तो भाई ये रेजिस्टेंस होता है ना, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया आर ए, ये हो गया आर बी, ये हो गया मेरा T1, ये हो गया मेरा T2। तो करंट कितना जाएगा, तो करंट कितना जाएगा, I इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इन सीरीज आर ए प्लस आर बी। यही तो मैंने किया। अब फाइनली क्या बोला यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन ऐसा था कि इंटरमीडिएट टेम्परेचर कितना होगा, इसका टेम्परेचर कितना है टी का, तो कितना होगा इसका टेम्परेचर, मुझे समझ इसका टेम्परेचर चाहिए, इसका टेम्परेचर चाहिए, तो कैसे निकालोगे टेम्परेचर।
करंट की वैल्यू क्या होगी, T1 माइनस T2 डिवाइड बाय आर है ना, तो करंट अपना निकला है ना, करंट की वैल्यू ये निकली है, राइट। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, एक मिनट आपको मतलब जो सेकंड का जो मतलब है यहाँ पे देखो, सेकंड जो है, अब करंट की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 3810 वॉट। अब बोला है द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस, ये वाला टेम्परेचर कितना होगा, ये वाला टेम्परेचर कितना होगा, इस टी की वैल्यू मुझे पूछी है। एग्जैक्टली ये जो इसके बीच का जो जंक्शन है उसका टेम्परेचर पूछा हुआ है। तो आप कैसे करोगे, जो यहां से आने वाला करंट वही तो ये करंट होगा, जो करंट इसमें आएगा, सीरीज में करंट सेम ही होता है, ठीक है। तो इधर का करंट इक्वल टू इधर का करंट, तो करंट इन ए इज इक्वल टू करंट इन बी। तो बेसिकली सेकंड क्वेश्चन के लिए, बी क्वेश्चन के लिए, जो करंट ए में था वही करंट बी में होगा, और वही तो करंट मेरा आई है जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 3810। तो करंट इन ए कितना होता है, अब करंट इन ए कर सकते हो। तो करंट इन ए इज T1 माइनस टी, देखो टेम्परेचर T1 माइनस टी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, T1 माइनस टी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ए, थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट आई जो अपन ने कैलकुलेट किया है। इसे टी नहीं मिलेगा तुमको, अरे मिल जाएगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा, T1 माइनस टी, T1 की वैल्यू तो 100 है ही ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप 100 डाल दो, ये टेम्परेचर मुझे निकालना था, रेजिस्टेंस वो 1 बाय कंडक्टिविटी ऑफ ए, लेंथ और एरिया, ये डालना पड़ेगा, ये सब कुछ डालो मतलब में। और करंट की वैल्यू कितनी ली, 3810 वॉट। लेंथ डाल दो, इसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में कन्वर्ट कर लो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट कर लो, डाल दो, और आंसर कितना आएगा। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करके जो टी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, टी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली गाइज आ रही है 24 डिग्री, ठीक है। टी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ रही है 24 डिग्री। अब मैं टी नहीं लिखूंगा, एक्चुअली थीटा लिख दो, क्योंकि जब भी कैपिटल टी लिखता हो तो हम लोग जनरली केल्विन बोलते हैं ना इसको, याद है क्या, कैपिटल टी को हम लोग जनरली केल्विन बोलते हैं। तो थीटा मतलब इसीलिए आपको बुक्स में थीटा दिखेगा, ठीक है। ठीक है, अभी मतलब क्योंकि मैंने थीटा क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि डेल्टा क्यू भी थीटा टाइप ही दिखता है, और डेल्टा थीटा भी थीटा टाइप ही दिखता है। तो आप लोग बोलोगे सर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी और थीटा का कुछ कुछ लोग होते हैं ना वो कैंसिल कर देंगे, इसलिए मैंने टेम्परेचर टी रख दिया। पर ध्यान में रखना यहाँ पे डेल्टा टी है तो यू कैन यूज आइदर केल्विन और डिग्री सेल्सियस, एनीथिंग इज फाइन, ठीक है। द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, अब ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड प्लेट। अब ये क्वेश्चंस ना अलग अलग जगह पे आ सकते हैं। हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, भाई इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। सब लोग यहाँ पे देखो, इन क्वेश्चंस को आपको बाद में करना है अच्छे से, घर पे जाके, घर पे जाके मतलब क्या, इसके बाद अच्छे से इसका खुद से पहले करो, जिन लोग के नहीं हो रहे खुद से करो और फिर सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे होती है, जैसे मैंने सपोज ये एक प्लेट होगी, देखो ये सबके लिए वैलिड है ऐसी चीजें, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के ए दी है, इसकी के बी दी है, यही तो दिया था, और इसकी लेंथ है एल ए, इसकी लेंथ है एल बी, इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2। नाउ हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा कंपोजिट रॉड, ये जो रॉड है ना, ये एक रॉड इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, इस चीज को मैंने कन्वर्ट कर लिया एक सिंगल कंडक्टिविटी के में और इसके लेंथ एल में, टेम्परेचर T1 T2 ही रखा। तो सपोज मैंने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, तो बोला है कि इस के की वैल्यू क्या होगी, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट थर्मल, तो ये जो के होगा इज कॉल्ड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। समझ में आ रहा है, इक्विवेलेंट के थर्मल कंडक्टिविटी जो पूछा है, समझ में आ रहा है। तो कैसे करेंगे इसका, सिंपल गाइस, जो हीट करंट दोनों में सेम होगा, तो बेसिकली इसका अपन लिखेंगे पहले वाले का, तो पहले वाले का क्या रखेंगे, T1 माइनस T2 डिवाइड बाय, ठीक है, रेजिस्टेंस दैट इज 1 बाय क्या, 1 बाय एल ए, 1 बाय के ए, सॉरी गलती कर दिया मैंने, यहाँ पे देख लो सब लोग। सो 1 बाय के ए एल बाय ए, ठीक है, प्लस 1 बाय के बी एल बाय
ए, समझ में आ रहा है? क्या होगा ना, यही तो था, इज इक्वल टू T1 माइनस T2, यहाँ पे 1 बाई कंडक्टिविटी, तो ये पूरा का पूरा 1 बाई कंडक्टिविटी रहेगा। और टोटल लेंथ कितनी रहेगी यहाँ पे टोटल लेंथ अभी क्या हो जाएगी, LA प्लस LB हो जाएगी। एरिया तो ए ही रहेगा, बस यही चीज है, सिंपल सी बात है ना, T1 माइनस T2 कैंसिल हो गया, तो ये नीचे वाला टर्म तो वैसा भी वैसा सेम ही होगा। तो इन शॉर्ट 1 बाई मतलब क्या करेंगे अपन, मतलब रेजिस्टेंस के हिसाब से कर सकते हो आप, मतलब कुछ लोग बोलेंगे सर थर्मल रेजिस्टेंस के हिसाब से भी कर सकते हो। ये सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे आया, तो नीचे वाला पार्ट तो सेम ही होगा ना, मतलब कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे ये स्टेप लिखना है क्या, ये स्टेप नहीं लिखी तो भी चल जाएगा, ये स्टेप नहीं लिखी तो भी चल जाएगा, डायरेक्टली क्या करो, ये रेजिस्टेंस RA प्लस RB इज इक्वल टू टोटल R, ऐसा भी कर सकते हो। देखो इस तरीके से जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई बोलेगा सर ऐसा कर सकते हैं क्या, यस, रेजिस्टेंस A प्लस रेजिस्टेंस B इस टोटल रेजिस्टेंस, मतलब R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यही तो हुआ। तो RA की वैल्यू क्या है, 1 बाई कंडक्टिविटी A, ठीक है, लेंथ अपॉन एरिया, 1 बाई कंडक्टिविटी B, लेंथ अपॉन एरिया। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका पूरा एक ही K मान लिया मैंने, तो 1 बाई कंडक्टिविटी, लेंथ इज व्हाट, LA प्लस LB, ये लेंथ थी, डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ठीक है। इससे जो K आया दिस इज माय इक्विवेलेंट, तो दिस इज कॉल्ड K इक्विवेलेंट। चाहिए तो इसको K इक्विवेलेंट के हिसाब से आप लिख दो। और ये क्वेश्चंस भी आते हैं गाइस, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछेंगे जेई नीट में, ठीक है, इसीलिए मैंने पूरा का पूरा अच्छे से बताया हाउ टू फाइंड K इक्विवेलेंट हियर। तो ये मेरा C पार्ट था, समझ में आया सबको गाइस? एक इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट आता है गाइस, ये वाला पार्ट आता है, ठीक है, लेकिन समझ में आया सबको गाइस, समझ में आया? ये क्वेश्चन कैसे करना है वो समझ में आया? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चन अपन ने किए थे ना गाइस, या नहीं किए थे, मतलब वो मुझे तो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन नहीं किया था ना। ठीक है, उसका भी करवा देते हैं, चलो। एवरेज वाले मेथड से किया था बट उसके नहीं किया था, तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और ये सारे क्वेश्चंस वापस आपको करने, मतलब अभी मैंने यहाँ पे बता दिया तो सॉल्यूशंस आपको समझ में आ चुके हैं, राइट? इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो। ये एक्चुअली सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कर, ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था ना, ये वाला क्वेश्चन गाइस, 100 ये वाला टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, ये करंट इज इक्वल टू ए प्लस ए करंट, याद है, ये करंट करवाया था, तो ये क्वेश्चन भी हो चुका था इस टाइप का, ठीक है, तो ये हो चुका था। हाँ, ये अभी ये तीन जो क्वेश्चंस है, देखो ये क्वेश्चन, ये और ये इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े से उसमें जाते हैं, ये भी हुआ था। चलो ये वाला क्वेश्चन करते, थोड़ा सा ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला क्वेश्चन, ये वाला करो जरा, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला कर लेते हैं, ठीक है, रेडिएशन का कर लेते हैं। बाकी जो तीन क्वेश्चन है एडवांस वाले, वो मैं अगले हफ्ते करवाऊंगा, ठीक है।
नेक्स्ट वीक उसका अपना एडवांस प्लस सेशन में नेक्स्ट वीक में आपका उसका लेक्चर लग जाएगा, या एक दो क्वेश्चन करने के बाद टाइम मिला तो मैं करवा दूंगा एक दो एडवांस क्वेश्चन। एडवांस हीट ट्रांसफर का एडवांस सेशन हुआ नहीं है, ठीक है, बट एडवांस होने के पहले बेसिक तो आना चाहिए, तो ही तो एडवांस जाएगा, पहले बेसिक तो कर लो, ये कर लो चलो। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही दिया है मैंने, इलेक्ट्रिक हीटर एमिट्स 1000 वॉट ऑफ थर्मल रेडिएशन, द कॉइल हैज सरफेस एरिया ऑफ, एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो थर्मल रेडिएशन मतलब डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी दिया है, मतलब पावर दी है कितनी 1000 वॉट, ठीक है। द कॉइल हैज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दिया है, एरिया की वैल्यू दी है 0.020, ठीक है, मीटर स्क्वायर। एज्यूम दैट द कॉइल रेडिएट्स लाइक अ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी मतलब इमिसिविटी की वैल्यू कितनी दी है, इमिसिविटी कितना दिया है 1, फाइंड इट्स टेम्परेचर और सिग्मा दिया है, मतलब भाई स्टीफन कांस्टेंट दिया है कितना 6 इंटू 10⁻⁻⁸, फाइंड इट्स टेम्परेचर, क्या होता है पावर, पावर की वैल्यू क्या होती है ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4, फॉर्मूला डायरेक्ट देखो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और जो यहाँ पे टेम्परेचर मिलेगा वो केल्विन में मिलेगा, सिंपल सी बात है, सब यहाँ पे डालते जाओ, तुम्हारा आंसर आ गया, पावर 1000 E1 सिग्मा 6 इंटू 10⁻⁸। देखो कैसे ये ऐसे ही क्वेश्चन एक्चुअली जेई में भी आते हैं, मतलब जेई और नीट में दोनों टाइम, कुछ ज्यादा अलग नहीं आता, तो टी की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, काम खत्म, T⁴। अब ये थोड़ा सा मतलब इस टाइप का तो नहीं आएगा क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेशन ऐसे नहीं आएंगे, एकदम सिंपल सिंपल से आएंगे, ठीक है। इसका आंसर देखो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 955 आता है, अप्रोक्सीमेटली 955 केल्विन आता है, ठीक है। थोड़ा सा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाला अपना बचा है, राइट, इंटीग्रेशन वाला पार्ट अपना बचा है शायद से न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में, मतलब उस मेथड वाला पार्ट अपना शायद से बचा हुआ है, तो उसको उससे कर लेते हैं, मतलब दोनों से कर लेते हैं, दोनों से कर लेते हैं, ठीक है, पहले ये कर लो। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स चालू हो गया क्या, केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स आपका, केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स चालू हो गया क्या, हाँ, तो अब देखो ना, फिजिक्स का हुआ है तो केमिस्ट्री का इजी लगेगा, या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा आपको वर्क डन वगैरह में, ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना उसमें, उसमें एक्चुअली वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखते हैं, ठीक है। तो तुम बोलोगे यार मतलब कुछ गलती हो रही है, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। फिजिक्स में एकदम सिंपल है, हीट दो, वर्क करेगा और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, एनर्जी कंजर्वेशन, उसमें वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वगैरह ऐसा देखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए उससे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। हाँ चलो, तो ये वाला भी कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लो, इसका मैं दोनों दोनों जगह इससे आपको बता दूंगा, दोनों इससे बता दूंगा क्वेश्चन, सब लोग फटाफट पढ़ लो, ये अपन ने किया था, ठीक है। एक बार आप पढ़ लो, 2 मिनट में इसका सोल्यूशन बताऊंगा मैं, पढ़ लो पहले।
चलो ठीक है, यहाँ पे देख लो। एक मिनट, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है भाई, ले ले स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लो, पहले ले लो ना स्क्रीनशॉट यार, तुम बाद में वेट मत करो, पहले लेके रखो। तुम्हारा स्पीड सपोज कम है लिखने का, तो पहले लेके रखने का, फिर बाद में आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। फिर बात पता है वो अपने रिकॉर्डिंग में भी आगे पीछे होता है, नहीं तो ठीक है। और ये वाला किसी को चाहिए तो ये वाला स्क्रीनशॉट भी लेके रखो, किसी का तो नहीं हुआ वो स्क्रीनशॉट, ये वाला भी ले लो, ये वाला भी स्क्रीनशॉट लेके रखो, ये वाला भी लेके रखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी फॉल्स फ्रॉम, यहाँ पे सब लोग ध्यान में रखना, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉल्स फ्रॉम 40 डिग्री टू 36 डिग्री इन 5 मिनट्स। ठीक है, व्हेन प्लेस इन सराउंडिंग ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री था, ठीक है, 40 डिग्री से कितना हुआ, इट फॉल्स टू 36 डिग्री, ठीक है, और टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में ये इतना टेम्परेचर गिर गया। ठीक है, सो एंड इसका जो सराउंडिंग टेम्परेचर, एक मिनट काम करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ये 40 डिग्री से 36 डिग्री इसका बॉडी का टेम्परेचर फॉल हो गया। सराउंडिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग दिया है कितना, 16 डिग्री। अब मैं वापस बोला, मैं टेम्परेचर के लिए टी लिख रहा हूँ, लेकिन आपको थीटा लिखना है, क्योंकि टेम्परेचर टी मतलब वो जनरली केल्विन में लिखने की आदत होती है लोगों को। ठीक है, अब फाइंड द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टू बिकम 32 डिग्री। तो अब क्वेश्चन ऐसा है कि यही बॉडी 36 डिग्री से 32 डिग्री में गिरेगी, ठीक है, और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज अगेन 16 डिग्री। तो इसमें टाइम T1 5 मिनट्स लगा, तो इसका टाइम T2 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, मैंने आपको जो न्यूटन लॉ ऑफ, देखो न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग जो था वो बना किससे गाइस, कुछ अप्रोक्सीमेशन मैंने बोला था ना, अप्रोक्सीमेशन जो है, कुछ अप्रोक्सीमेशन करके वो बनता है स्टीफन लॉ से। तो स्टीफन लॉ अपना मेन है। ठीक है, मैं ये पढ़ाने के बाद, मतलब ये एक्चुअली क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा एडवांस के ऊपर मैं बात करूंगा, एक 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट्स में थोड़ा सा एडवांस ओरिएंटेड बात करने वाला, और फिर एडवांस का लेक्चर अगले इसमें भी अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहले तो अपना न्यूटन लॉ जो कूलिंग था, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग था क्या, एग्जैक्ट न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है। ठीक है, एग्जैक्टली जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का जो एक्सप्रेशन है वो ये होता है, चेंज इन टेम्परेचर dt बाय dt, दैट इज माय चेंज इन टेम्परेचर, dt बाय dt इज इक्वल टू क्या, माइनस k, दैट इज न्यूटन कूलिंग कांस्टेंट जो भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, T माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, ये सबको ये ठीक है, ये एक्चुअल एक्सप्रेशन है। इससे भी करेंगे, पहले तो मुझे तो डेल्टा से कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको याद होगा ये, इससे तो इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का इसके बाद में बताता हूँ, पहले मुझे बताओ डेल्टा से कैसे करेंगे। तो डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर टाइम, इज इक्वल टू माइनस के, ये जो होता है ये टेम्परेचर एवरेज, ठीक है, टी एवरेज, इसको एवरेज टेम्परेचर लेते हैं, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है। जैसे पहले केस में व्हाट इज एवरेज टेम्परेचर, अब पहला केस आप देखोगे तो एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, 40 प्लस 36, तो 38 डिग्री होगा बॉडी का एवरेज टेम्परेचर। तो टी एवरेज बॉडी का एवरेज टेम्परेचर 38 डिग्री, राइट। डेल्टा टी कितना हुआ, व्हाट इज डेल्टा टी, 40 से 36, तो डेल्टा टी कितना हुआ 4, तो ये था 4 डिवाइड बाय टाइम कितना है 5 मिनट्स, देखो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू माइनस के, एवरेज टेम्परेचर कितना है 38, माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 16। ये सबको समझ में मैंने क्या लिखा, ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का एक्सप्रेशन था, बस मैंने उसको यूज करके किया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 36 से 32 आया, तो कितना हुआ यहाँ पे, एवरेज कितना है, तो सेकंड केस में जो एवरेज है दैट इज 34 डिग्री। ठीक है, तो डेल्टा टी कितना हुआ, 36 से 32, डेल्टा टी कितना हुआ 4 ही हुआ। तो यहाँ पे 4 डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये मेरे को अभी टेम्परेचर निकालना है, दैट इज माय T2 टेम्परेचर, जो मेरे सॉरी टाइम,
मेरे को निकालना है, माइनस के डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या होगा 34 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर विच इज 16, 34 माइनस 16, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर लो भाई, दोनों को डिवाइड के कैंसिल हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, 4 4 कैंसिल। तो इफ यू डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 यू विल गेट द आंसर, काम खत्म। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये एकदम सिंपल मेथड है ना गाइस, ये मेथड एकदम सिंपल है, एवरेज मेथड, इसको बोलते हैं एवरेज आउट करके आंसर निकाल देना। ठीक है, दोनों को डिवाइड करोगे 4 4 कैंसिल हो जाएगा, T2 मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर, तो T2 बाई 5 मिनट्स, आंसर 5 मिनट्स नहीं आएगा। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लो भाई, 38 माइनस 16 एंड 34 माइनस 16, आंसर कितना है 38 माइनस 16 इज 22। हाँ बट एक्यूरेट पूरा का पूरा नहीं आएगा, ऑब्वियस की बात है। 34 माइनस 16 कितना होता है 18। ठीक है, तो ये जो है ये कैलकुलेट करो जरा कितना आता है। तो T2 की यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, तो यहाँ पे जो T2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 6.11 आती है। ओके ठीक है, तो 6.11 मिनट्स। ठीक है, ये मेरा आंसर है। समझ में आ रहा है, ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये होने के बाद किसी ने बोला ठीक है कि मुझे ना इसको वो इंटीग्रेशन वाले मेथड से करो, इंटीग्रेशन वाले मेथड से। कभी कभी इंटीग्रेशन वाला मेथड भी आता है, इवन नीट के लिए भी आता है। ठीक है, ऐसा मत करो कि नीट के लिए नहीं आता, तो इसीलिए ये चीज आप नीट वाले भी देख लो अच्छे से। तो ये वाला मेथड बता के रख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन वाला। मतलब dt बाई डी टी इज इक्वल टू क्या था, माइनस के टी माइनस टी एस, ऐसा था, जिसमें ये जो था ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा याद करो, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स क्या होता है ln x होता है, याद है ln x। ठीक है, और इवन आपने बताया इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, अब ये मैंने किया है नहीं किया पता नहीं, x माइनस ए, इसका भी वैल्यू होता है ln ऑफ x माइनस ए। ये बेसिकली मतलब सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके होता है। और इसमें मैंने सपोज x की वैल्यू यहाँ पे b1 से लेके b2 डाल दी, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट आ जाएगा b1 से लेके b2। ठीक है, ध्यान में रखने का, ln ऑफ एक बार b2 डालेंगे, मतलब एक्चुअल में यहाँ पे देखोगे तो ln ऑफ एक बार b2, तो b2 माइनस ए, माइनस ln ऑफ एक बार b1, ln ऑफ b1 माइनस ए। अब ये इतना सब कुछ लिखने से अच्छा डायरेक्टली ln ऑफ क्या करेंगे, ये माइनस ए, ये b2 माइनस ए डिवाइड बाई b1 माइनस ए, ऐसा आंसर आता है। ये पूरा का पूरा मैथ्स है, मैथ्स, ये एक मैथ्स है, जो मैथ्स बेसिकली आपका मतलब इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। ठीक है, लॉग के जो ये लॉग के कुछ कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ। हाँ, शाम का लेक्चर भाई है रे ऑप्टिक्स का, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मिस मत करना आज। ठीक है, मजा आने वाला है आपको। ठीक है, अब ये मैथ्स का, मैथ्स जो चीज है बस यहाँ पे सेम टू सेम, कुछ वो नहीं, सेम टू सेम डालना। यहाँ पे देखो dt, ये टेम्परेचर यहाँ पे लेके आओ t माइनस टी एस, और वो यहाँ पे लेके जाओ माइनस के डी टी, इंटीग्रेशन करो यहाँ पे। ठीक है, ये टाइम 0 से t होगा, टेम्परेचर t इनिशियल से t फाइनल गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ln ऑफ क्या होगा, t फाइनल माइनस टी एस, टी इनिशियल माइनस टी एस। ठीक है, ये लिमिट्स के साथ देखो, यही तो यहाँ से देखा अपन ने। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के इंटू टी, काम खत्म। अब ये जो इक्वेशन है ना गाइस, इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ गाइस, ये मेरा फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, अब आप देखोगे मुझे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे 1 मिनट दो सिर्फ, मैं ऐसा हो सकता है कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है,
जो इक्वेशन मेरा इंटीग्रेशन से आया, कौन सा इक्वेशन इंटीग्रेशन से आया मेरा? इंटीग्रेशन जो मेरा इक्वेशन आया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये इंटीग्रेशन से इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। एल ऑफ क्या, देखो यहाँ पे टी फाइनल माइनस टी सराउंडिंग, टी फाइनल माइनस टी सराउंडिंग डिवाइड बाय टी इनिशियल माइनस टी सराउंडिंग। कुछ मतलब जैसे, मतलब नीट के लिए ये सब एक्सप्रेशन डिराइव करना थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाता है, तो कुछ नीट वाले लोग इसको याद रखते हैं। जेई में जेई एडवांस वालों को भाई फटाफट फटाफट डिराइव करने की आदत डाल दो। ई टू द पावर माइनस के मतलब क्या है, लॉग है, एल एन है ना, तो ई टू द पावर माइनस के टी वगैरह हो जाएगा। अब वो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने से अपना काम होने वाला है। देखो मेरा क्या था क्वेश्चन में, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉल्स फ्रॉम, सो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉल्स फ्रॉम 40 डिग्री टू 36 डिग्री। तो ये तो था मेरा इनिशियल टेम्परेचर, ये तो था मेरा फाइनल टेम्परेचर, एंड सराउंडिंग टेम्परेचर की वैल्यू कितनी थी, 16 डिग्री। ठीक है, और इसके लिए टाइम लगा मेरे को कितना, 5 मिनट। इसको, इसके लिए टाइम लगा 5 मिनट। तो पहले इसमें ये सब वैल्यूज डाल दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला पुटिंग वैल्यूज हियर, एल एन की वैल्यू टी फाइनल कितना है 36 माइनस 16 डिवाइड बाय इनिशियल कितना है 40 माइनस 16 डिवाइड बाय डी इज इक्वल टू माइनस के, पता नहीं है, और टाइम की वैल्यू कितनी है 5 मिनट्स। आपको समझ में आ रहा है? इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में क्या हुआ, सेम चीज, 36 से 32 गया, 36 डिग्री से लेके 32 डिग्री गया। ये था मेरा इनिशियल टेम्परेचर, ये था मेरा फाइनल टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग 16 डिग्री ही है, तो बोला है टाइम कितना होगा, तो टाइम T2 की वैल्यू कितनी होगी। सेम यहाँ पे वापस ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर डाल दो। सेकंड इक्वेशन आएगा ln ऑफ TF माइनस TS, दैट इज 30, अब फाइनल कितना है 32, हाँ, तो 32 माइनस 16 डिवाइड बाय टी इनिशियल 36 माइनस 16 इज इक्वल टू अगेन माइनस के इंटू T2। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कि? अब यहाँ पे लॉग, अब ये जो आएगा ये एक्यूरेट आंसर आएगा, बट इसकी भी वैल्यू एक्यूरेटली आप देखोगे तो सेम ही टाइप का होता है, इसमें भी ज्यादा फर्क नहीं होता गाइस। इन दोनों को डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, आपको आंसर सेम ही टाइप का मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो 20 डिवाइड बाय 4, ऊपर देखो ना, सेम ही टाइप का, मतलब सेम ही टाइप का मिलेगा। जैसे 20 डिवाइड बाय 40 माइनस 16 कितना होता है, तो ये ln ऑफ दिस दोनों को डिवीजन कर लो, आपको लॉग वगैरह निकालना पड़ेगा, बट आंसर अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। T2 अप्रोक्सीमेटली 6.1 ही मिलने वाला है। यहाँ पे भी उतना ही मिला, यहाँ पे भी उतना ही मिला गाइस। ठीक है, बट ये लंबा मेथड नहीं है, मतलब अभी फॉर्मूला याद रखा तो वही वापस 2 स्टेप का है, लेकिन ये ln निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है गाइस, चलो समझ में आया सबको गाइस? अब मेरे ना बेसिक टाइप के क्वेश्चन तो हो चुके, अब इसमें थोड़े से एडवांस ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होते हैं हीट ट्रांसफर के, ठीक है, हीट ट्रांसफर के थोड़े से एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जहां पे बहुत सारा इंटीग्रेशन लगता है। ठीक है, बहुत सारा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है गाइस। जैसे इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, ये सारे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है। एक टाइम का क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि पूरा का पूरा, मतलब पूरा का एटमॉस्फेयर वाला होता है, पूरा का पूरा
वाटर फ्रीज होने को कितना टाइम लगेगा, ये एक क्वेश्चन होता है। यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 ये वाले क्वेश्चंस होते हैं गाइस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस निकालने का, एक्चुअली रेजिस्टेंस तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस निकालने में मतलब रेजिस्टेंस सपोज वेरिएबल रेजिस्टेंस हो, मतलब स्फेरिकल टाइप का रेजिस्टेंस होता है, सिलेंड्रिकल टाइप का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वो गाइस हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यही सब चीजें पढ़ते हैं, तो इसमें डबल डबल पढ़ा मतलब अभी, लेकिन ठीक है हीट ट्रांसफर अभी मैंने पढ़ा है तो मैं आपको जस्ट बता के रखूंगा, लेकिन उसे डरना नहीं है। जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी अगले साल पढ़ोगे तो आपका वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, जो रेजिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं, हीट ट्रांसफर जनरली करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पार्ट है, तो हीट ट्रांसफर का कंडक्शन वाला जो पार्ट होता है, कंडक्शन वो वाला पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद और इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि तब मैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बताता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कैसे किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, वो सेम लॉजिक आप यहाँ पे लगाओगे ना, ऑटोमेटिकली कंडक्शन वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप अभी क्या करो बताए, अभी आप ना डरो मत, मतलब कहीं पे सपोज आपको इस तरह के क्वेश्चन दिख गए, ठीक है, तो कुछ लोग बोलेंगे सर इतना डिफिकल्ट जा रहा है वगैरह ऐसे, तो आप टेंशन मत लो, मतलब हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कभी कभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, ऐसा ऐसा वाला पार्ट है, इसका एक रेजिस्टेंस R1 है, अरे ये स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, तो बोला है कि स्फीयर में हीट सब जगह से जाएगा, तो ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो मतलब इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का, ऐसे वाला, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आएंगे कभी देखेगा ऐसे क्वेश्चन आपने। इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस यहाँ पे R2 है, और हीट ऐसे जा रहा है, हीट ऐसे जा रहा है, ठीक है, पूरा सब तरफ से आ रहा है, तो इसका R इक्विवेलेंट निकालना है, इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन करना पड़ता है। कभी कभी तो पूरा का पूरा वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ऐसे भी आता है। और अब हीट, अब देखो ना, हीट करंट ऐसे जा रहा है, तो मुझे तो हीट करंट ऐसे जा रहा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, देखो। अब हीट करंट ऐसे जा रहा है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, लेंथ के अक्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलते ही जा रहा है, ठीक है। तो इन सब में जो थर्मल रेजिस्टेंस निकाला जाता है, इसमें जो थर्मल रेजिस्टेंस निकालने का जो मेथड है वो बाय इंटीग्रेशन होता है, इसमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब इसमें ये रेजिस्टेंस के क्वेश्चन है, और ये सेम टू सेम चीज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए कभी कभी इसको मैं करंट में पढ़ा देता हूँ और बोलता हूँ कि हीट ट्रांसफर का ऐसा क्वेश्चन आ गया तो छोड़ दो तब तक के लिए, ठीक है। तो ट्राई मार लो, अभी अटेम्प्ट कर लो, एक बार अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। मैं अगले अगले हफ्ते के लेक्चर में मैं इनके ऊपर और इंटीग्रेशन के 4-5 क्वेश्चंस है, जो हीट ट्रांसफर के बहुत अच्छे जो क्वेश्चंस बनते हैं हीट ट्रांसफर, वो करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बट नहीं आए तो मतलब वो मत मानो कि यार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जा रहा है वगैरह, ऐसा मत सोचो, ठीक है। तो मिलते हैं अभी, अभी मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, क्योंकि अपने को 6:30 को मिलना है वापस फॉर रे ऑप्टिक्स, ठीक है गाइस। ज्यादा पढ़ाऊंगा तो अभी मैं कोई एडवांस का पार्ट हीट ट्रांसफर का नहीं करता, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए काफी है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या मतलब, मिलते हैं फिर, चलो मिलते हैं गाइस, बाय।